हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू नेक्सस आईएएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक स्टोरी से। आपने कभी रायपुर या भिलाई में मेयर को देखा है, महापौर को देखा है? उनका भौकाल देखा है आप लोगों ने? एक मेयर अपने शहर का मिनी चीफ मिनिस्टर टाइप का होता है कि नहीं? असली टचन इन्हीं का है भाई साहब। क्योंकि शहर का कचरा, शहर का पानी, शहर की सड़कें और मल्टी करोड़ के टेंडर सब इन्हीं के टेबल से गुजरते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि निगम की मीटिंग होती है जब, तो वहां गांव का पार्षद जो काउंसलर है उसके साथ साथ बड़े-बड़े एमएलए, विधायक जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस इलाके के आकर क्यों बैठ जाते हैं? क्या उनको चाय समोसा खाना होता है वहां पे आके? नहीं, उनके लिए तो पार्लियामेंट बना है ना उनको खाने के लिए, विधानसभा। नहीं है। वो वहाँ आते हैं क्योंकि उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है इन जगहों पे बैठने के लिए। और आज हम इसी एक मज़ेदार सिचुएशन को भी डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ एक नेता इतना लालची हो जाता है कि वो मेयर और पार्षद दोनों का चुनाव लड़ता है, साथ में। इसको हम कहते हैं द ग्रीडी पॉलिटिशियन ट्रैप। तो ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे हम लोग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है, हू मेक्स द बिग सिटी? हू मेक्स द बिग सिटी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम जिसको आप बोलते हैं, हर किसी शहर में नहीं बनता है। ये जो होता है ना, लार्ज अर्बन एरियाज के लिए बस होता है। और ये डिक्लेयर करता है हमारे स्टेट का गवर्नर। गवर्नर साहब के एक नोटिफिकेशन निकलने के बाद उस जगह को हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, तो किसने बताया? गवर्नर ने। नगर निगम की जो मीटिंग होती है किसी ग्रैंड दरबार से कम नहीं होती है। जो नगर निगम की मीटिंग होती है ना, बहुत जबरदस्त मीटिंग होती है इन सब जगहों पे। और ये 4 अलग-अलग टाइप के लोग बैठते हैं इन जगहों पे, आपको पता होना चाहिए। और इसे हम कहते हैं द 4 पिलर ऑफ मेंबरशिप। सबसे पहले कौन बैठेगा नगर निगम के इस कुर्सी में? तो यहाँ बैठेंगे द इलेक्टेड बॉस। कौन बैठेगा यहाँ पे? द इलेक्टेड बॉस। इलेक्टेड वंस मतलब जनता इनको डायरेक्ट वोट देती है। एक होते हैं इसमें मेयर और दूसरे होते हैं काउंसलर जिसको आप पार्षद बोलते हो। ठीक है? ये दोनों लोग तो बैठेंगे ही बैठेंगे निगम में। फिर बैठते हैं कुछ नॉमिनेटेड लोग। अब ये कौन होते हैं? अरे भई, अब हर समझदार आदमी जो होगा, चुनाव तो नहीं जीत सकता है ना, तो कुछ अर्बन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपर्ट होते हैं ना, ऐसे लोग स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है यहाँ पे। और इनकी संख्या जो होती है, कम से कम 8 होनी चाहिए। और टोटल काउंसलर के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनको आप एल्डरमैन कहते हो। एल्डरमैन, एल्डरमैन, ये वो लोग हैं। फिर हो गए कुछ एक्स ऑफिशियो वीआईपीज़। ये सबसे ट्रिकी है। ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा का लोकसभा का जो एमपी होता है, लोकसभा का जो एमपी होता है और जो एमएलए होता है उस इलाके का, अगर इनका चुनावी क्षेत्र में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का थोड़ा-सा भी हिस्सा उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, तो ये उस निगम के मेंबर बन जाएँगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये कोई एक एक्स वाई जेड नगर निगम है। अब ये एक विधानसभा है, यहाँ एक एमएलए है, ठीक है? ये एक विधानसभा है, यहाँ भी एक एमएलए है और यहाँ भी एक एमएलए है। और ये नगर निगम एक डेजिग्नेटेड है। देखो, इस एमएलए का भी थोड़ा-सा पोर्शन आ रहा है, इस एमएलए का भी थोड़ा-सा पोर्शन आ रहा है और ये एमएलए का भी पूरा पोर्शन आ रहा है। तो ये तीनों जो एमएलए 1, एमएलए 2 और एमएलए 3 हैं, ये तीनों के तीनों एक्स ऑफिशियो क्या हो गए? मेंबर हो गए उस मीटिंग के। अगर एक कोई नगर निगम है और उसमें सिर्फ एक ही एमएलए है, मतलब एक ही एमएलए के अंदर ये नगर निगम जो है, एक ही एमएलए के क्षेत्र में है, तो यही बस होगा इसका मेंबर। तो ये आप समझे इसका एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ? मतलब थोड़ा-सा भी जगह अगर उस एम अच्छा, एमपी और एमएलए, अब एक ये नगर निगम है, यहाँ पे हो सकता है एक एक आपका लोकसभा है, यहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और यहाँ भी एक पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसके हिस्से, मतलब एमएलए और एमपी का वही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी उस निगम के क्षेत्र में आ रहा है, तो वो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं। अब बोलोगे सर ये तो लोकसभा की बात हो गई और विधानसभा की बात हो गई, एमएलएस की।
अब आप बोलोगे सर राज्यसभा भी तो होता है, यहाँ भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो इनका और आप बोलोगे सर इनका तो कोई फिक्स्ड एरिया भी नहीं होता है। भाई पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा बोला छत्तीसगढ़ से ये है, ऐसा बोलते हैं यहाँ तो। तो ये कहाँ जाएँगे? राज्यसभा एमपी जो होंगे सिर्फ़ उस कॉर्पोरेशन के मेंबर बनेंगे जिस शहर की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो। मान के चलिए एक छत्तीसगढ़ से आपका एक राज्यसभा का मेंबर इलेक्टेड है और रायपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो रहता है। मतलब उसका वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल में नाम रायपुर नगर निगम के अंदर है। तो वो रायपुर नगर निगम के मीटिंग में एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा। अगर वैसे ही दुर्ग के नगर निगम से कोई एक मेंबर बन जाता है, तो उसका नाम दुर्ग के में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? हम अरे! अगर कोई छत्तीसगढ़ का राज्यसभा एमपी है और दुर्ग के वोटर लिस्ट में है, तो वो सिर्फ दुर्ग के नगर निगम में बैठेगा, रायपुर में जाके नहीं बैठेगा। क्लियर? इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए। एंड लास्ट इज़ दिव्यांगों के लिए भी एक प्रोविज़न होता है। ये गवर्नर साहब का मास्टर स्ट्रोक है। अगर जनरल इलेक्शन में एक भी समझिएगा, अगर जनरल इलेक्शन में एक भी फिजिकली चैलेंज मतलब दिव्यांग व्यक्ति पार्षद नहीं बनता है या नहीं बन पाता है, इलेक्ट नहीं हो पाता, तो गवर्नर अपनी तरफ से एक दिव्यांग व्यक्ति को नगर निगम में नॉमिनेट करेगा। ये उन 8 नॉमिनेटेड मेंबर के अलावा एक्स्ट्रा होता है। ठीक है? ये जो एल्डरमैन है वो नहीं होगा। एक को अगर नहीं है, अगर वाला सिचुएशन है, अगर एक कोई पार्षद इलेक्ट होके बन गया दिव्यांग तो नहीं होगा ये। अगर नहीं बना तो ये इलेक्ट होते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए वार्ड का नंबर कितना होता है। एक नॉर्मल कॉर्पोरेशन में मिनिमम बोला जाता है 40 वार्ड होने चाहिए और मैक्सिमम 70 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर शहर की पॉपुलेशन 10 लाख क्रॉस कर जाए, जैसे रायपुर में कर गई है, तो ये लिमिट बढ़ाकर 85 कर दी जाती है। 10 लाख प्लस पॉपुलेशन पे। एम आई क्लियर? नाउ इन सब का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? तो पॉलिटिकल हेड होता है इन सब में मेयर। मेयर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ नगर निगम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर। आर यू गेटिंग इट? अब हर एक अ, सभा को चलाने के लिए एक सभापति चाहिए होता है, मतलब एक स्पीकर चाहिए होता है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना, ओम बिरला हैं स्पीकर इतने साल से, वैसे ही नगर निगम को चलाने के लिए, नगर निगम की मीटिंग को चलाने के लिए जो एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है, जिस स्पीकर को जिसको सभापति कहते हैं हम लोग, ठीक है? और इस इस पर्टिकुलर सभापति को या स्पीकर को काउंसलर अपने बीच से ही चुनते हैं। मेयर और काउंसलर का नाम पब्लिश होने के 15 दिन के अंदर जैसे ही मेयर इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद पार्षद इलेक्शन जीत चुके हैं, फिर 15 दिन के भीतर उन्हीं पार्षद लोगों में एक पार्षद को वही पार्षद लोग चुनते हैं एज़ अ स्पीकर और कलेक्टर साहब इनकी पहली मीटिंग को बुलाते हैं ताकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सके। फिर पहली मीटिंग कौन बुलाएगा? जब स्पीकर ही मीटिंग बुलाने का काम करता है, स्पीकर ही नहीं है तो मीटिंग कौन बुलाएगा? तो स्पीकर का काम होता है, पहले मीटिंग को कलेक्टर साहब वहाँ के बुलाते हैं। अब आपको दिमाग में आना चाहिए, एक एक और चीज़, एज एज लिमिट बिल्कुल क्लियर है आपको? पार्षद बनने के लिए 21 इयर्स की एज होनी चाहिए, 21 साल के आप लोग होंगे तो आप पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं। मेयर बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए आप लोगों को, मिनिमम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। अब आती है सबसे मज़ेदार स्टोरी, द डुअल पोस्ट रूल, एक तीर दो निशान। एक नेताजी आए और बोले, भाई मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद भी लड़ूंगा और वार्ड नंबर 5 से पार्षद का दोनों का पद लड़ूंगा मैं। 4 और 5 दोनों में मेरी पकड़ है, मैं दोनों से लड़ना चाहता हूँ। लॉ बोलता है स्ट्रिक्टली नो। विधायक लड़ सकते हैं ऐसा, सांसद लड़ सकते हैं 2-2 जगह से, मगर पार्षद 2 जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। 2 अलग वार्ड से पार्षद का चुनाव में पार्षद के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। नेताजी बोले ठीक है, तो मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद का चुनाव लड़ लेता हूँ और पूरे शहर से में से मेयर का चुनाव लड़ लेता हूँ। लॉ बोलता है यस यू कैन। आप बिल्कुल ये कर सकते हो। आप एक जगह से पार्षद भी लड़ सकते हो और आप चाहो तो एक जगह से मेयर का इलेक्शन मतलब उस जगह से मेयर का इलेक्शन भी लड़ सकते हो। ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन
ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट देखो आप क्या है। अगर नेताजी इतने पॉपुलर निकले कि पार्षद भी बन गए और मेयर भी बन गए, महापौर काउंसलर भी बन गए और मेयर भी बन गए, तो क्या हो? सारी दिक्कत, मेयर भी बन गए हो आप, सर्टिफिकेट मिल गया काउंसलर का, दोनों जीत गए, बहुत पॉपुलर आप। ये वैसा ही सिचुएशन है जैसे एक साथ दो लोगों को डेट कर रहा है कोई। आर यू गेटिंग? दो लोगों को एक टाइम पे डेट हो रहा है, ये तो ऐसा हो गया। जब पकड़े जाओगे तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना आपको एक जगह जाने के लिए। लॉ यही कहता है। रिजल्ट आने के बाद आपको 7 दिन, कितना दिन मिलता है? 7 दिन का टाइम मिलता है। 7 दिन के अंदर किसी एक कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा आपको। या तो आप मेयर बन के रहो या फिर आप पार्षद बन के रहो। यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम वन पोस्ट। अगर आप 7 दिन में डिसाइड नहीं कर पाए और लालच किया आपने, तो आपका दोनों कुर्सी छीन ली जाएगी, चली जाएगी और इलेक्शन कैंसिल माना जाएगा। फिर से री इलेक्शन हो गए उन पदों के लिए। 7 दिन का टाइम है भाई, टिक टिक 1 टिक टिक 2 करके चलता है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ मैं। स्टूडेंट जो है ना, जनरली राज्यसभा एमपी वाला जो प्रोविजन है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, राज्यसभा एमपी के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है, कंपलसरी है। तभी वो इस इलाके के एक्स ऑफिशियो मेंबर बनेंगे। और सेकंड आपको बता देता हूँ, डुअल पोस्ट वाले रूल में 14 दिन है, या 1 मंथ मार्क करके नहीं आना है। ये वाले में 7 दिन है, 14 या 1 मंथ नहीं है। रिजाइन नहीं दिया, दोनों पोस्ट से हाथ धोना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलो लिख लो कुछ तो भाई। कुछ लिखना भी जरूरी है जीवन में, तभी तो नोट्स बनेंगे। लिखो, टॉपिक लिखना, कंपोजिशन एंड मेंबरशिप कैटेगरीज। कंपोजिशन एंड मेंबरशिप कैटेगरीज। देखो, इसमें अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन comprises 4 distinct categories of member। पहला लिखो, मेयर डैश द पॉलिटिकल हेड, कॉमा, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर ऑफ द एंटायर सिटी। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर ऑफ द एंटायर सिटी। दूसरा लिखो, काउंसिलर, COUNCILLORS, ब्रैकेट में पार्षद लिख सकते हो, डैश, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर फ्रॉम फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव वार्ड्स। थर्ड लिखो, नॉमिनेटेड मेंबर। इसमें 3 पॉइंट लिखना है नॉमिनेटेड मेंबर में। पहला इसके अंदर लिखो बुलेट पॉइंट्स में, इंडिविजुअल विथ स्पेशल नॉलेज, इंडिविजुअल विथ स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ करके लिखो, स्ट्रेंथ डैश, मैक्सिमम 8 एंड मैक्सिमम अप टू 15% ऑफ द टोटल इलेक्टेड काउंसलर्स। टोटल इलेक्टेड काउंसलर्स। अब ये तीनों पॉइंट हो गए आपके। इसके बाद अलग अलग से जाओ, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर खत्म। नेक्स्ट हो गया आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर में 2 पॉइंट लिखिए बुलेट पॉइंट में। पहला, लोकसभा एमपी, स्टेट एमएलए, उसमें लिखो डैश करके, दोज हु दोज हुज दोज हुज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, CONSTITUENCIES, falls wholly falls wholly, WHOLLY, or partially within the municipal corporation area, within the municipal corporation area। नेक्स्ट लिखिए, राज्यसभा एमपी में लिखिए, एलिजिबल ओनली if their name is eligible only if their name is registered in the voter list, registered in the voter list of that specific of that specific municipal corporation, municipal corporation। नेक्स्ट लिखिए, स्पेशल गवर्नर्स नॉमिनेशन, स्पेशल गवर्नर्स नॉमिनेशन में लिखिए, इफ नो फिजिकली चैलेंज्ड, इफ नो फिजिकली चैलेंज्ड, ब्रैकेट में दिव्यांग भी लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज,
person gets elected, person gets elected in general election, in the general election, comma, the governor holds the power to nominate exactly one physically challenged person, physically challenged person to the council. अब नया चैप्टर चालू करेंगे हम लोग, एक और मतलब नया टॉपिक ही है, और वो होगा इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड रेगुलेशंस इन पंचायती राज। ठीक, चलो देखते हैं, समझते हैं इसको भी अपन लोग थोड़ा। अच्छा, आप लोग कोई गांव में कभी रहे होगे, तो गांव के चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई किस बात की होती है? पैसों की? जमीन की? नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई होती है कि बैलेट पेपर पर पहला नाम किसका आएगा। जनरली ये गांव में होता है। अब कैसे ये डिसाइड होता है कि सबसे पहले ऊपर में नाम किसका रहेगा, नीचे में नाम किसका रहेगा? सोचो, एक नेता का नाम राम है और दूसरे नेता का नाम श्याम है। राम खुश है कि आर पहले आएगा। श्याम जो है दिमाग लगाता है और अपने नाम, इलेक्शन जब भरता है, अपना नाम इलेक्शन फॉर्म में लिख देता है आराम, AARAM, ताकि ए से शुरू हो। और ईवीएम बैलेट पेपर पर पहला बटन जो हो या पहला थप्पा लगाने का जगह जहां होगा, उसका नाम आगे आए। गांव के लोग ये सोचना चालू करते हैं, ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बैलेट। गांव के लोग यही सोचते हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बैलेट, ऐसे करके। और आज हम यही अल्फाबेटिकल पॉलिटिक्स को समझेंगे कि कैसे एक रिटर्निंग ऑफिसर इन चालाक नेताओं की स्पेलिंग चेक करता है। ठीक है, चलो। इलेक्शन में फेयरनेस जो होता है, उसके लिए कैंडिडेट का नाम जो है अल्फाबेट के हिसाब से लगाया जाता है। बिल्कुल सही। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो इसमें, बैलेट पेपर पर नाम हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में प्रिंट होता है, लेकिन उसकी जो शॉर्टिंग होती है, कौन पहले कौन बाद में, उसके लिए हम इंग्लिश स्पेलिंग के हिसाब से यूज करते हैं। एग्जाम्पल कि कमल, KAMAL, और एक है किशोर। देवनागरी स्क्रिप्ट में अगर आप बात करोगे तो के ही है, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों के ही है यहाँ पे। तो किसको आगे लेके जाओगे आप? क का दोनों में लिखा आएगा, कमल में भी क, इसमें भी क, तो ये तो बड़ा दिक्कत। तो क्या करते हैं हम लोग, के बाद क्या है, ए है यहाँ पे, और यहाँ पे के बाद क्या है, आई है, तो पहला वर्ड को काट दिए। अब ए और आई में देखेंगे, ए और आई में पहले कौन आता है, ए आता है। ए आता है कि नहीं आता है? के आई किशोर बाद में आता है, तो पहला नाम कमल का रहेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब द इनिशियल वर्सेस फुल नेम का फाइट समझते हैं। द इनिशियल वर्सेस फुल नेम फाइट। नेताजी आए और बोले, मेरा नाम एस कुमार है, एस कुमार, और दूसरे का नाम शिव कुमार है। कौन पहले आएगा? अब दो कैंडिडेट खड़े हो गए, एस कुमार और शिव कुमार। रूल कहता है कि इनिशियल एस को इग्नोर कर दो, दोनों में एस है तो इस दोनों को काट दो आप। यही तो रूल कहता है ना, जो पहले वाले में मैं बताया हूं। तो मगर जैसे साउथ इंडिया में कुछ लोग ए डॉट कुमार, एस डॉट कुमार ऐसा लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? रूल ये बोलता है कि जो सेम सेम है उसको काटो, अगले वर्ड को देखो उसमें से पहले कौन सा आ रहा है। तो एस कुमार का शॉर्ट होगा क्या? कुमार। मतलब एस काटोगे तो के पहले आ जाएगा, और के जो है एच से पहले आता है, के पहले आता है एस। आता है कि नहीं आता है? के एस से पहले आता है। अब क्लैश ऑफ इनिशियल्स हो गया इसमें। तो अगर दोनों कैंडिडेट जो हैं उनके इनिशियल लिखे हैं, ऐसा मान लो, चलो फिर से, PS वर्मा और BK वर्मा, तब इनिशियल्स का पहला लेटर चेक होगा और बी जो है पी से पहले आता है, तो ये हो जाएगा।
मगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग होगा। समझ रहे हो ना आप लोग? इसमें क्या हुआ समझे आप लोग? इसमें क्या हुआ, अगर एस कुमार है और एस जो है इनिशियल है, तो इसके एस को हटा देंगे, बस के इसका देखा जाएगा। किसी का से एक ये रहता क्या, एस, एस तो छोड़ो, वाई कुमार रहता, नहीं वाई नहीं, वाई नहीं, एस कुमार है। अब एस और एस को काट दो ऐसा बोला, मगर इसमें एस को नहीं काटेंगे, इसके एस को काट देंगे, क्योंकि ये इनिशियल है बस। इसके पहले नाम कुमार ही माना जाएगा, तो इसका पहला के माना जाएगा और इसका पहला एस माना जाएगा, ऐसे में। अब पी एस वर्मा और बी के वर्मा वाले में तो पी और बी में क्लियर है, बी पहले है तो बी वाले को पहले हम रखेंगे। ये आपको समझना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे नाम के सामने डॉक्टर लगा है, मेरे नाम के सामने पंडित लगा है, द टाइटल थी को। एक कैंडिडेट मान के चलो आया और बोला मैं डॉक्टर आनंद मोहन हूं और मेरा नाम डी से लगाओ, क्योंकि मेरे नाम के सामने डॉक्टर है। रिटर्निंग ऑफिसर जो आरओ है वो बोलेगा सर आपका ईगो जो है ना, अपने ईगो और अपने स्टेथोस्कोप को आप घर में रख के आइए। आपका नाम नाम जो है डॉक्टर आनंद है ना, तो ये घर में रख के आओ। डॉक्टर आनंद का ए जो है आपका आनंद का वही लगेगा। सारे टाइटल्स डॉक्टर, ईआर इंजीनियर, पंडित, हकीम, लाला स्ट्रिक्टली इग्नोर्ड है इन पर्टिकुलर चीजों में। ये क्लियर हो गया। अब एक और सिनेरियो आ सकता है यहाँ पे, डुप्लीकेट कैंडिडेट नेम। अब सोचो गांव में दो किशोर खड़े हो गए चुनाव में, दोनों का स्पेलिंग एकदम सेम है। अब कैसे शॉर्ट करोगे आप? अब क्या करोगे बताओ? स्टेप वन, चेक फादर्स नेम। अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे किशोर वर्मा, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये भी वर्मा है। अब कैसे करोगे? बोलोगे सर सरनेम तो नहीं लिखे। अब तो एकदम करेक्ट, एक एक वर्ड सेम है। तो स्टेप वन रहेगा फादर का नेम चेक करो, ऐसा। अब मान के चलो इस किशोर के फादर का नाम है किशोर आत्माराम, और इस किशोर वर्मा के फादर का नाम है बाबूलाल। अब आप बोलोगे सर अगर आत्माराम ही दोनों के बाप का नाम है तो कैसे करोगे? अगर बाप का नाम भी सेम हो गया तो चेक द रेसिडेंस, मतलब इन केस दोनों का अलग अलग रहा तो क्या होगा, अलग अलग रहा तो ये पहले ए आ रहा है तो इनको पहला मिलेगा ऊपर में नाम, ठीक। अगर इसके पापा का भी नाम आत्माराम रहा तो ये भी काट दो। फिर बोल रहे हैं किशोर वर्मा, और अब आप चेक करोगे यहाँ पे रेसिडेंस इनका, हो सकता है एक नया पारा में रहता हो और एक परसिया में रहता हो, ऐसा। अब देखो एन और पी में एन पहले आ रहा है, उसको दे दो। अगर पड़ोसी भी हैं इन लोग, दोनों हो सकता है नया पारा में ही रह रहे हो, तो फिर दोनों को काट दो आप लोग। और तब आप चेक करोगे ऑक्यूपेशन कि हो सकता है ये किशोर वर्मा जो है वो बैंड मास्टर है और ये ठेकेदार है। इस टाइप से स्थिति है, ये पता था। अब बैंड मास्टर बी पहले आ रहा है, ठेकेदार टी पहले, तो इसको पहले आप नाम रखोगे। कितना क्लैरिटी है चीजों में, आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज, फेक स्पेलिंग कैचर। मेरा नाम अनिल है, पर मैं लिस्ट में टॉप पर आने के लिए फॉर्म में डबल ए एन आई एल लिख देता हूँ। ए एन आई एल नाम है, मगर ये भी तो लिखा जा सकता है अनिल। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनको टॉप में आना है लिस्ट के, लिख दो। चलेगा क्या ऐसे? नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर आपसे प्रूफ मांगेगा, 10th की मार्कशीट लाओ भैया, पैन कार्ड लाओ भैया, वोटर आईडी लाओ भाई भैया, आधार कार्ड लाओ भैया। जो स्पेलिंग डॉक्यूमेंट में होगी वही फाइनल लिस्ट में मानी जाएगी। आरओ का डिसीजन इसमें रिटर्निंग ऑफिसर का फाइनल होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो इसको लिख लो तो। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स टॉपिक है। तो पहला पॉइंट लिखो, लीगल प्रोविजंस डैश गवर्न बाय रूल 38, लिखना रूल 38 2 एंड 3 ऑफ छत्तीसगढ़ पंचायती इलेक्शन रूल्स।
छत्तीसगढ़ पंचायती इलेक्शन रूल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द नेम्स आर प्रिंटेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट, द नेम्स आर प्रिंटेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ब्रैकेट में हिंदी लिख लो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, बट देयर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, but their alphabetical arrangement is strictly based on the English alphabetical the English alphabetic alphabet spelling, the English alphabet spelling. नेक्स्ट लिखो, ऐसा सब टॉपिक लिखना, रूल्स फॉर सॉर्टिंग, तो स्पेलिंग चेक करना। इसमें लिखो पहला, फर्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द इंग्लिश स्पेलिंग, the candidate must provide the English spelling of their name in nomination form, full stop. If missing, the returning officer if missing the returning officer decides the spelling, and their decision is final. Next point लिखो, if the surname is written after the name, if the surname is written after the name, ब्रैकेट में लिख लो कोई भी नाम, राजेश शर्मा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, sorting is based on the first name, sorting is based on the first name, ब्रैकेट में आर लिख लो, आर। नेक्स्ट लिखो, if surname is written before the name, कई लोग लिखते हैं ऐसा, ब्रैकेट में लिखो, if surname is written before the name, ब्रैकेट में शर्मा राजेश, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शॉर्टिंग इज बेस्ड ऑन सरनेम, ब्रैकेट में एस लिख लो। समझे ना, पहले अगर उनका लीगल डॉक्यूमेंट में पहले सरनेम है तो सरनेम के हिसाब से होगा, पहले अगर नाम है तो नाम के हिसाब से। नेक्स्ट लिखो, इनिशियल्स आर जनरली इग्नोर्ड इफ अपोनेंट हैज अ फुल नेम, ब्रैकेट में एग्जांपल, एस डॉट कुमार इज सॉर्टेड बाय के फॉर कुमार, एस डॉट कुमार इज सॉर्टेड बाय के फॉर कुमार। नेक्स्ट इसमें लिखो, एक्सेप्शन डैश, इफ बोथ कैंडिडेट यूज इनिशियल्स, ब्रैकेट में पी एस वर्मा वर्सेस बी के वर्मा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इनिशियल्स डिटरमाइन द ऑर्डर, ब्रैकेट में लिखो बी कम्स बिफोर पी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेस्पेक्टफुल टाइटल्स सच एज डॉक्टर, डी आर, पंडित, हकीम, लाला, ये सब जो होते हैं आर completely ignored in alphabetical sorting. Next point, if two candidates have the same exact name, या exact same name, comma, the arrow differentiate them in the following order: first father's name, second residence, third occupation. Next point लिखो, to resolve spelling disputes, comma, the arrow will validate the spelling against official document such as mark sheet, passport, driving license, PAN card, आधार कार्ड, फुल स्टॉप, वोटर आईडी भी लिख सकते हो। द आरओज डिसीजन इज फाइनल इन दिस। ठीक, अब आते हैं 10 डे काउंटडाउन वाले चीज पे। कोई नेता कितना भी पॉपुलर हो, याद रखिएगा, शक्तिमान नहीं बन सकता। पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए सेक्शन
सेक्शन 41 बनाया गया है इसमें। क्या बनाया गया है? सेक्शन 41 बनाया गया है। द 10 डे काउंटडाउन रूल इज देयर। क्या है ये? आप एक साथ दो पोस्ट में, मान लो सरपंच का पोस्ट और जनपद मेंबर, दोनों का फॉर्म भर तो सकते हो, चुनाव भी लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो, आप पॉपुलर आदमी हो, लेकिन शक्तिमान तो नहीं बन सकते। लेकिन आपको जीतने के बाद आपको दोनों कुर्सी पर बैठने की पावर नहीं है, आप नहीं बैठ सकते। आपको कलेक्टर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को 10 दिन के अंदर, कितना स्क्रीन पे लिखा है, 10 डे के अंदर बताना होगा कि सर मैं कौन सी कुर्सी रखना चाहता हूं अपने पास, जिला पंचायत की कि जनपद पंचायत की, या फिर ग्राम पंचायत की कि जनपद पंचायत की। क्या होगा अगर नेताजी ईगो में कलेक्टर को बताने ही नहीं गए या बताने ही नहीं आए 10 दिन तक? ओ खुशी में मैं जनपद पंचायत भी बन गया हूं, पंचायत में आखिरी आखिरी चश्मा वाला डांस कर रहे हैं, वैसे डांस कर रहे हैं, पूरा 10 दिन वैसे घूम घूम के डांस कर रहे हैं। क्या उनको दोनों कुर्सियां चली जाएगी? बिल्कुल सही, जैसे पहले मैंने 7 दिन वाला बताया था ना वहां मेयर और पार्षद में, वैसे यहाँ 10 दिन बाद दोनों कुर्सी टाटा बाय बाय, नमस्ते, नाचो कितना नाचना है, पंचायत डांस आपको। पंचायत सिस्टम उन्हें एक कुर्सी ऑटोमेटिकली देता है। गलत, मैंने बोला अभी, जैसे वहां पे दोनों कुर्सी उनकी छीन ली जाएगी, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ उनको ऑटोमेटिक एक सिस्टम सेट किया गया है। 10 दिन तक हो सकता है पंचायत में यार पंचायत वाला डांस ही कर रहे हैं 10 दिन तक, वो अगर वैसा 10 दिन तक डांस कर रहे हैं तो भाई अब गाँव में क्या इमोशन जाता रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या रखा गया है वहां पे, अगर 10 दिन तक ऐसा होता है तो पंचायत सिस्टम एक कुर्सी ऑटोमेटिकली देता है उनको, दूसरी कैंसिल कर देता है। अब सर कौन सी कुर्सी मिलेगी? अगर वो जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों जीता तो जिला पंचायत ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली कुर्सी जो उसने जीती है वो उसको मिलेगी। मतलब अगर वो मान के चलिए जिला का मेंबर है, फिर उसको जनपद का और सरपंच और फिर पंच, मतलब मान के चलो आप सरपंच और जनपद के लिए लड़ा हुआ तो जनपद का बनेगा जनपद, जिला के लिए बना जिला का बनेगा। जनपद की कुर्सी कैंसिल और जनपद सरपंच में सरपंच की कुर्सी कैंसिल, तो जो ज्यादा बड़ा वो कुर्सी में उसको बैठा दिया जाएगा गेम ऑफ थ्रोन्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने 10 दिन का वेट किए बिना पहले किसी एक पोस्ट पे क्या ले लिया, ओथ ले ली, तो लॉ मानेगा, ये मान लेगा कि आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया है, बाकी कुर्सी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। मान के चलो जिला पंचायत भी बन गए आप मेंबर और जनपद पंचायत के मेंबर बन गए, और आपने जनपद पंचायत का क्या ले लिया, ओथ पहले ले लिया, तो जिला पंचायत उस टाइम पे कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर ओथ नहीं लेते तो जिला पंचायत का मिलता आपको, मगर क्योंकि आपने जनपद ले लिया तो सब समझ आ गया कि आपका क्या है, आपका जो मन है वो जनपद पंचायत में रहने का है, तो आपका जिला पंचायत का कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैं दो चीज बता रहा हूँ, एक है ये 10 डे काउंटडाउन रूल और एक यहाँ पे मैंने बताया था ये 7 डे काउंटडाउन रूल। इन दोनों में स्टूडेंट भारी भरकम कंफ्यूजन हो जाता है। अर्बन बॉडीज, नगर निगम मेयर के लिए जो डुअल पोस्ट का रूल है उसमें 7 दिन का टाइम है, जहां दोनों पोस्ट छीन ली जाती है, लिख के रख लो एकदम। पर यहाँ पंचायती राज में रूरल एरिया में 10 दिन का टाइम है और दोनों पोस्ट नहीं छीनी जाती है, बल्कि हायरार्की के हिसाब से बड़ी वाली पोस्ट दे दी जाती है, बचा ली जाती है। इस डिफरेंस को दिमाग में घुसा लो, टैटू कर लो दिमाग के अंदर इस चीज का आप लोग। अल्फाबेटिकल शॉर्टिंग में याद रखना है, स्क्रिप्ट देवनागरी है पर अल्फाबेट शॉर्टिंग इंग्लिश वाली चलेगी। ठीक, चलो लिखो। लिखो इसमें प्रोहिबिशन, टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ मोर देन वन मेंबरशिप। में पहला पॉइंट लिखो, गवर्नड अंडर सेक्शन 41 ऑफ छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट, गवर्नड अंडर सेक्शन 41 ऑफ छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993। नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन कैनॉट, a person can contest multiple posts simultaneously, SIMULTANEOUSLY, but can hold any one post, any one post after winning. Next लिखो, the 10-day rule dash, if elected to more than one post, comma, the candidate must inform, the candidate must inform the presiding officer, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर कोई भी हो सकता है, विद इन 10 days from the last election result,
within 10 days from the last election result, choosing which post they wish to retain. Choosing which post they choose to retain. Next point. If the elected person fails to provide information, if the elected person fails to provide information within 10 days, the retention of the post is the retention of the post is automatically determined by this by हायरार्की हायरार्की में लिख लो जिला, फिर ऐसा एरो बना लो ग्रेटर देन वाला, जिला पंचायत मेंबर ग्रेटर देन जनपद पंचायत मेंबर ग्रेटर देन ग्राम पंचायत सरपंच ग्रेटर देन ग्राम पंचायत पंच. नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक्सेप्शन डैश इफ द कैंडिडेट takes the official oath if the candidate takes the official oath for a specific post before the 10-day window expires before the 10-day window expires, comma, it is legally deemed that they have chosen the specific post. They have chosen the specific post. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब आगे और थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग. गांव के चुनाव में एक चीज जरूर देखी होगी आप लोगों ने, वो होता है नेताजी डोर टू डोर घूमते हैं, ऑटो पर लाउड स्पीकर बांध कर गाने बजाए जाते हैं और शाम को सबको समोसा जलेबी बांटा जाता है जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, और रात में कुछ और कोको कोला भी चल जाता है. ठीक है, ऐसा लगता है जैसे इनके पास कुबेर का खजाना है उस पर्टिकुलर टाइम में, पैसा ही पैसा. पर आपको क्या पता है, कानून ये कहता है कि एक सरपंच अपने चुनाव में सिर्फ 2 लाख रुपया खर्चा कर सकता है. पूरा गांव का जनता है, जो जनता है वो जानता है कि नेताजी ने 20 लाख रुपए खर्चा किए हैं, उड़ा दिए हैं अपने इलेक्शंस में. पर ऑन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर को डेली जो हिसाब दिया जाता है, देना होता है, उसमें एग्जैक्टली 1,99,999 रुपया को बताया जाता है, 1 रुपया कम, कि पकड़ाए ना, क्योंकि अलाउड ही 2 लाख रुपया है. ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए. और आज के थोड़ा सा टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे, जमानत जब्त होने के लिए कितना मिनिमम वोट चाहिए होता है, टेंडर वोट क्या होता है, सब पढ़ेंगे. देखो अब क्या है, सरकार ने ना हर लेवल पर खर्चा का लिमिट सेट किया हुआ है, ताकि जो सिर्फ अमीर लोग हैं वो चुनाव ना जीतें. इसको याद रखने के लिए सिंपल है, 235 याद रख लो बस. ग्राम पंचायत में सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हो तो मैक्सिमम आप खर्चा कर सकते हो 2 लाख रुपया. वैसे ही आप जनपद पंचायत में इलेक्शन लड़ रहे हो तो मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो आप 3 लाख रुपया. जिला पंचायत में इलेक्शन लड़ रहे हो तो मैक्सिमम खर्चा कर सकते हो 5 लाख रुपया. नेताजी को हवे में पैसा नहीं उड़ाना है, उनको एक डेली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को देनी पड़ती है. दिस एंश्योर्स द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन द ग्रास रूट डेमोक्रेसी ऑफ आवर इंडिया. बट एक्चुअल में क्या होता है आप और मैं सब जानते हैं इसको. अब थोड़ा सा समझते हैं द पोलिंग डेट्स ड्रामा. अब पोलिंग का दिन है, ठीक है, और कुछ ड्रामा भी होता है. वोटिंग सेंटर की लिस्ट 20 दिन पहले लग जाती है. वोटिंग सेंटर्स की लिस्ट गांव में 20 दिन पहले लगा दी जाती है. अब आता है एग्जाम का सुपरस्टार कंसेप्ट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है टेंडर वोट. सोचो, आप लंबी लाइन में लगकर अंदर गए, ठीक है, पोलिंग ऑफिसर ने लिस्ट देखी और बोला, आप ऐसे अंदर गए, पोलिंग ऑफिसर ये बैठा हुआ है, उसने लिस्ट को देखा और वो बोला, आपका नाम के आगे तो टिक लगा हुआ है. चेहरा देखो बेचारे का चेहरा, गुस्सा देखो चेहरे में, इलेक्शन कार्ड पकड़े हुए हाथ में. ये बोल रहा है पोलिंग ऑफिसर, आपका वोट तो पड़ चुका है, आप जाइए यहां से. आप वहां भिड़ गए, मैंने तो अभी तक वोट नहीं दिया है, देखो मेरे उंगली में कलर भी नहीं है.
जब ऐसी फेक वोटिंग इम्पर्सोनेशन पकड़ी जाती है, तो आप जो ऑफिसर होता है, आपको वापस नहीं भेजेगा वहाँ पे। वो आपको एक स्पेशल पेपर देगा, जिसे हम टेंडर वोट कहते हैं। वो देगा अलग से, पेपर दे रहा है ना, ये वोट के लिए अलग से पेपर देगा। भले उसके नाम के सामने टिक है, लगा नहीं दी जाएँगे। इसमें आप वोट करोगे। अब क्या? इमेजिन अ बंडल ऑफ 100 बैलेट पेपर्स। द टेंडर वोट इज़ ऑलवेज़ द लास्ट बैलेट पेपर ऑफ दैट बंडल। याद रखिएगा, 100 वोट है तो आखिरी पेपर रहेगा बैलेट आपका ये, ठीक है? अब होगा क्या? अच्छा, ये भी पता होना चाहिए, जो ये टेंडर वोट आप मारोगे ना, क्योंकि आपके नाम के आगे टिक था, वो किसी ईवीएम में नहीं जाता, ये बैलेट पेपर के अंदर नहीं डाला जाता। बैलेट बॉक्स जो रहता है ना, जिसके अंदर आप डालते हो, वैसा नहीं। इस टेंडर वोट को आप थप्पा मारोगे और ये रिटर्निंग ऑफि जो ये पोलिंग ऑफिसर बैठा है ना, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इन्हीं के हाथ में आप दे दोगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस टेंडर वोट को अलग से लिफाफे में, एनवेलप में सील करके अपने पास रख लेता है। नॉर्मल कंडीशन में जब वोटिंग का काउंटिंग होगा, तो ये आपका टेंडर वोट क्या है, ये जो आप वोट दिए हो, वो कभी काउंट नहीं होगा। सिर्फ कोर्ट ऑर्डर पर काउंट होता है ये, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगा। आप वोट देके चले गए, मगर क्योंकि आपके नाम के आगे टिक था, क्यों था, कैसे था, फेक वोट कैसे पड़ा, वो अलग बात है। पड़ गया है करके आपका वोट रखा जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, तभी उसको खोला जाता है। ठीक? अब इन केस ऐसा हो जाए, पोस्टपोन्मेंट मतलब चुनाव कब रुकेगा, ये भी तो एक बात है ना। अगर पोलिंग से पहले किसी भी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो पूरा चुनाव वहीं रोक दिया जाएगा, पोस्टपोन्ड होगा। चाहे 10 कैंडिडेट बचे हों या सिर्फ 1 कैंडिडेट बचा हो, चुनाव रुकेगा। ट्विस्ट क्या है इसमें? जब नया जो आपका जब नए सिरे से चुनाव फिर से शुरू होगा, तो पुराने कैंडिडेट का जो नया फॉर्म है, वो भरने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी, पुराने कैंडिडेट्स को। और जो डर के महले मारे पहले अपना फॉर्म वापस ले चुके हैं, उन्हें अब सेकंड चांस मिलेगा फॉर्म वापस भरने का। ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब थोड़ा क्लाइमेक्स की ओर जाते हैं। वोटिंग पड़ गई, बैलेट पेपर में डल गए हैं पूरे के पूरे वोट, टेंडर वोट वालों का अलग से एनवेलप में रखा हुआ है। वोटिंग काउंट करने वाले टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। अब क्या होगा देखो, इसको भी पसीना आ रहा है, ये भी टेंशन में भारी भरकम। वोट काउंट करने वाले कमरे में 3 टाइप के लोग अलाउड होते हैं। पहले हो गए ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं ना, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इनका रहना ज़रूरी है, तो वो वहाँ पे हैं। काउंटिंग ऑफिसर रहते हैं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये अंदर बैठेंगे। ये आपका जो दिख रहे हैं, ये है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देखो पीछे है, यहाँ पीछे बैठा है। ये है आपका काउंटिंग ऑफिसर, ये काउंट करते हैं, वो अलाउड होते हैं। और कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स, ये खड़े हैं इस कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स, इधर खड़े हैं इस कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स। इतने लोग अलाउड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मान के चलो, इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, और दोनों को एग्जैक्टली मिल जाते हैं 5-500 वोट। स्ट्रेस हो गया सर। क्या होगा अब? पंचायत में कोई सुपर ओवर नहीं होता है भाई कि 6 बॉल और फेंक लो। रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर लोक लूट सिस्टम करेगा। क्या लूट सिस्टम? पर्ची निकालेगा या टॉस करेगा। यहाँ पे बहुत सारा इनका नाम डाल दिया जाएगा, इनका भी बहुत सारा नाम डाल दिया जाएगा, 10-10 ठो, और एक पर्ची ये जो आपका काउंटिंग ऑफिसर है निकालेगा, जिसका नाम आएगा वो जीत जाएगा। वरना हेड्स एंड टेल्स, ऐसा होता है, ठीक है? और जिसका भी हेड्स बोल दिया इसने, हेड्स आ गया तो उसको दे दिया जाएगा, वो जीत गया। अगर ये पर्ची में इसका नाम आ गया तो इसको दे दिया जाएगा। तो ये आपको पता। अब सेक्शन 120, 122 को समझते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ। चुनाव खत्म होने के बाद हारे हुए कैंडिडेट अगर फ्रॉड का आरोप लगाएं सामने वाले कैंडिडेट पर, तो सेक्शन 121 साफ कहता है कि सिविल कोर्ट डायरेक्टली आके बाउंड्रीज में दखल नहीं दे सकता, डिलिमिटेशन में दखल नहीं दे सकता। मैंने शुरू में बता दिया कि इलेक्शंस में पंचायत के कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन चुनाव का रिजल्ट को चैलेंज किया जा सकता है। चुनाव के पूरे दौरान कुछ नहीं हो सकता, किसी चीज पे नहीं। चुनाव के रिजल्ट को कोर्ट पे चैलेंज किया जा सकता है, इलेक्शन पिटीशन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 122। टाइम लिमिट भी है इसमें। रिजल्ट आने के एग्जैक्टली 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको क्या करना होगा? 30 डेज के अंदर आपको पिटीशन फाइल करनी होगी। 31st डे गया तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है? तो 30 दिन का टाइम मिलता है आपको। कोई भी आपको दिक्कत है जीवन में,
इलेक्शन से रिलेटेड, तो आप वहां फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट की। इलेक्शन में खड़े होने के लिए जो सिक्योरिटी मनी जमा की जाती है, वो वापस रिफंड कब मिलती है आपको? आपको कुछ पैसे जमा करने होते हैं एज अ सिक्योरिटी मनी जब आप फॉर्म फिलअप करते हो कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर कैंडिडेट टाइम पर फॉर्म वापस ले लिया, एक टाइम रहता है आपका कि इस दिन तक आप फॉर्म वापस ले सकते हो, उस टाइम तक आप ले लिए तो पैसा वापस कर देंगे। अगर कैंडिडेट की पोलिंग से डेथ हो गई पोलिंग से पहले, तो भी उनके घर वालों को पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब एक गोल्डन रूल है, अगर कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स के कम से कम 1/6, 1/6, 1/6 वोट मिल गए, तो उनके पैसे को वापस कर देंगे, भले वो हार जाए। अगर 1/6 वोट से कम मिला उनको, तो पैसे सरकार के पास और गांव वाले ताना मारेंगे, नेताजी का तो जमानत जब्त हो गया, नेताजी का तो जमानत जब्त हो गया। वही हो जाता है जमानत जब्त। मतलब अगर 600 लोग हैं एक वोटर लिस्ट में, तो 1/6, अगर हारने वाला कैंडिडेट कम से कम 100 वोट पा गया, तो उसको जमानत जो है उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा। अगर वो 98 वोट पाया, तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। समझे? 1/6 कम से कम। और ये 1000 लोग है तो उसका 1/6, 2000 है तो उसका 1/6। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, देयर इज अ टेन्योर रूल ऑफ 6 मंथ। क्या है ये? अगर कोई पंचायत 5 साल से पहले भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, मान लो 3 साल में ही हो गई, तो नया इलेक्शन 6 महीने के अंदर होना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। मतलब एक इलेक्शन हुआ यहाँ, 5 साल के लिए इलेक्टेड है गवर्नमेंट, बट 3 साल में गिर गई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके 6 महीने के अंदर, ये 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना कंपलसरी है, नया इलेक्शन। ठीक है, लेकिन नया पंचायत पूरे 5 साल के लिए नहीं बैठेगा। अब यहाँ पे मान के चलो ये 6 महीने के अंदर हो गए, तो ये यहाँ से कितना 1.5 साल ही बचा है, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। इतने ही टाइम के लिए नया इलेक्टेड जो है, न्यूली इलेक्टेड जो आपके पंचायत है, वो इतने ही टाइम 1.5 साल के लिए बस रहेंगे। फिर यहाँ पे एक नया इलेक्शन होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, लोकसभा की तरह हर 5 साल में फ्रेश इलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको नहीं, लोकसभा में फिर 5 साल चल जाता, मगर यहाँ उल्टा है, यहाँ ये 5 साल यहीं से फिक्स हो जाता है, यानी फिक्स ऑफ टेन्योर। भले यहाँ 3 साल के बाद गिर जाए सरकार, 1.5 साल के लिए वो इलेक्शन वैलिड रहेगा। ठीक। अब स्टूडेंट जो है ना, इनवैलिड नॉमिनेशन अपील और इलेक्शन पिटीशन को मिक्स कर देते हैं। देखो, अगर आपका फॉर्म जो है नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, तो पंच अपील किसको करेगा? तहसीलदार को करेगा। ऐसा है ना, फॉर्म भरा आपने, कुछ गलती से गलत भर दिया या फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया, अब कैसे करें? तो आप उसका अपील करने जाओगे तहसीलदार के पास, और सरपंच जो है वो अपील करने जाएंगे एसडीएम के पास, सब डिविजनल ऑफिस मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन चुनाव के बाद इलेक्शन पिटीशन फ्रॉड का केस जो होता है वो फाइल करता है कोई, तो ग्राम पंचायत, पंच और सरपंच दोनों के केस सीधा एसडीएम के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास नहीं जाते हैं। ये भी याद रखना। पंच को कोई पिटीशन में, मतलब नॉमिनेशन फॉर्म में गलती आई तो तहसीलदार के पास जाएगा, मगर अब इलेक्शंस खत्म हो गए, रिजल्ट में कोई दिक्कत है, तो जो पंच है वो भी एसडीएम के पास ही जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। ऑल्सो एक इशू होता है कि कौन एफिडेविट देता है और कौन डिक्लेरेशन देता है। पंच छोटा पोस्ट है, इसलिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, खुद साइन करके देना होता है, स्वयं घोषणा लगता है उसमें आपका। पर सरपंच जो है उससे बड़ा पोस्ट है, तो यहाँ पे शपथ पत्र लगता है, एफिडेविट। तो सरपंच जो है वो एफिडेविट देता है, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन पंच देता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब लॉयर के स्टैम्प के साथ नोटरी करा के इनको देना पड़ेगा, यहाँ नोटराइज करके एक लॉयर का स्टैंप लगा के देना होता है, एफिडेविट। ठीक, ये अपना एक पेपर में खुद ही लिख के साइन कर देंगे पंच, ऐसा होता है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो लिखो भाई। फाइनेंशियल रेगुलेशन, इसमें लिखो पहला पॉइंट, टू एंश्योर फेयरनेस
campaign expenditure is strictly capped. Campaign expenditure is strictly capped. Next point, candidate must submit a daily expenditure report to returning officer. Next point, maximum expenditure limit for gram panchayat is 2 lakh rupees, for जनपद पंचायत 3 lakh, for जिला पंचायत 5 lakh rupees. पूरा इलेक्शन के लिए. अब लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द टेंडर वोट सब टॉपिक. इसमें लिखो पॉइंट, a special provision used when a legitimate voter arrives at the booth only to discover that someone has already fraudulently fraudulently cast a vote in their name. Cast a vote in their name. नेक्स्ट सब टॉपिक लिखना है टेंडर वोट में. की कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर 4 पॉइंट है. पहला पॉइंट लिखो, इट इज फिजिकली द लास्ट बैलेट पेपर issued to the polling station. Next point, it is not put into the ballot box. Next point, it is handed directly to the presiding officer in a sealed cover. Next point, under general condition it is never counted. टेंडर वोट तब काउंट होता है, इट इज काउंटेड व्हेन देयर इज अ टाई. आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है. वो भी कोर्ट बताएगा, तो इट इज नॉट काउंटेड लिख दो बस. अब नेक्स्ट टॉपिक, पोस्टपोन्ड इलेक्शंस. नेक्स्ट इसमें एक सब पॉइंट लिखो, इफ एनी कैंडिडेट डाइज बिफोर द पोलिंग डेट, द इलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीटली हॉल्टेड. नोट करके लिखना, अंडर सेक्शन 121 ऑफ छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट, मैटर रिगार्डिंग इलेक्टोरल डिलिमिटेशन, मतलब कि मेरा वार्ड इतना बड़ा है या इसका वार्ड यहाँ से यहाँ चालू होता है, इसको डिलिमिटेशन बोलते हैं. एंड एलोकेशन कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन सिविल कोर्ट ऑफ लॉ. इन सिविल कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है. नेक्स्ट आप टॉपिक सब टॉपिक लिखो, फाइलिंग एंड इलेक्शन पेटिशन, सेक्शन 122. इस पे लिखो फर्स्ट पॉइंट, यूज टू चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ एन इलेक्शन रिजल्ट. नेक्स्ट पॉइंट, मस्ट बी फाइल्ड within exactly 30 day of notification oblique publication of election result. नेक्स्ट लिखो, अपील फॉर इनवैलिड नॉमिनेशन फॉर्म. अपील फॉर इनवैलिड नॉमिनेशन फॉर्म में लिखो पॉइंट, इफ अ रिटर्निंग ऑफिसर wrongly reject a nomination form, the appeal goes to, पंच किसके पास जाएगा, तहसीलदार. सरपंच लिखो, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखना, रेवेन्यू वाले के पास. जनपद मेंबर में लिखो कलेक्टर. जिला मेंबर में लिखो डायरेक्टर पंचायत एंड सोशल सर्विस. ठीक. नेक्स्ट लिखो आप टॉपिक, वोट काउंटिंग एंड टाई ब्रेकर. इसमें लिखो पहला पॉइंट, इन केस ऑफ टाई, in case of a tie, if two candidates secure the exact same number of vote, the returning officer will declare the winner through a lot system. चिट या सिक्का उछालेंगे, कुछ भी. नेक्स्ट पॉइंट इसी में, द विनर रिसीव्स एन ऑफिशियल इलेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिटर्निंग ऑफिसर. नेक्स्ट लिखो, एफिडेविट्स
वर्सेस सेल्फ डिक्लेरेशन। पंच डैश लिखो इसमें। रिक्वायर्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, रिक्वायर्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ब्रैकेट में लिखना नो एफिडेविट नीडेड। नेक्स्ट लिखो सरपंच या कॉमा जनपद एंड जिला मेंबर, इन लोग को सबको देना होता है, पंच को बस नहीं देना होता है, ठीक है। कंपल्सरी, कंपल्सरी COMPULSORILY रिक्वायर्स अ स्वॉर्न एफिडेविट, लॉयर के पास जाके एफिडेविट इनको बनाना होता है, सबको याद रखना ये ना, पंच को बस नहीं बनवाना। नेक्स्ट लिखो रूल्स फॉर रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसा मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ ना, किसी ने अभी तक आप लोगों को नहीं बनवाया होगा ऐसा नोट्स, ठीक है। लिखो इसमें द डिपॉजिट मनी इज रिफंडेड ओनली अंडर 3 कंडीशंस। फर्स्ट, कैंडिडेट्स नेम इज नॉट इन द फाइनल लिस्ट, मतलब ब्रैकेट में विड्रॉन। कैंडिडेट डाइज बिफोर पोलिंग कमेंसेज, आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट सिक्योर, द कैंडिडेट सिक्योर एट लीस्ट वन सिक्स, द कैंडिडेट सिक्योर एट लीस्ट 1/6 ऑफ द वैलिड वोट टोटल वैलिड वोटेड पोल्ड। अगर 1/6 से कम, पैसा गया टाटा बाय बाय जयराम जी की। नेक्स्ट लिखो रिजोल्यूशन एंड मिड टर्म इलेक्शन। इसमें लिखो पहला पॉइंट, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड प्रीमैच्योरली, PREMATEMATURELY, comma, fresh election must be held within 6 months। सेकेंड पॉइंट लिखो रिमेनिंग tenure rule, the newly elected panchayat will serve, the newly elected panchayat will serve only for the remaining period of the original 5-year term, original 5-year term, comma, not for a fresh 5 year, not for a fresh 5 year। आखिरी में लिखो रिटर्निंग ऑफिसर्स, RO, इसमें लिखो अपॉइंटेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, appointed by the state election commission, next point, for gram and janpad panchayat, comma, a नाब तहसीलदार, NAIB नाब तहसीलदार generally act as the returning officer। लोकसभा और विधानसभा में ये सब में कलेक्टर साहब रहते हैं, ठीक है। इसमें जनरली RO नाब तहसीलदार को बनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डन विद द क्लास ऑफ टुडे, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग। टिल देन अच्छे से रिवाइज करो, सब चीज़ों को अच्छे से समझो, कैसे इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस, कीप स्माइलिंग ऑल्सो।